चलो आज हम लोग जो ये शुरू कर रहे हैं ये है MGT 7A। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट आई है उसमें ये कहा कि जो कंपनीज OPC है यानी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, उनको अब अपनी एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7A में फाइल करनी है और बाकी कंपनियां MGT 7 में फाइल करेंगी। तो इससे पहले क्या होता था, स्मॉल कंपनी हो OPC हो सबके लिए MGT 7 था जो बहुत डिटेल्ड फॉर्म था। तो गवर्नमेंट ने अभी ये प्रिस्क्राइब किया है। तो ये गवर्न कौन से सेक्शन से हो रहा है? ये सेक्शन है 92(1) और रूल है 11(1) ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। तो सबसे पहले हमें वो सेक्शन पढ़ना चाहिए कि क्या है एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट और कहाँ से ये फॉर्म आ रहा है। तो ये है सेक्शन 92(1). एक बार पढ़ो इसको फिर अपने एक्सप्लेन करते हैं। Every company shall prepare a return herein after referred to as the annual return in the prescribed form containing the particulars as they stood on the close of the financial year regarding। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ एक बार। सबसे पहले सेक्शन 92(1) ये बोल रहा है कि एवरी कंपनी रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इट्स स्टेटस दे हैव टू प्रिपेयर एक रिटर्न जिसको हम कहेंगे एनुअल रिटर्न। उसका फॉर्म होगा जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। उसमें जो पर्टिकुलर्स होंगे वो कौन सी डेट के? एज ऑन दी क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो टेक्निकली 99% कंपनियों के जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च एंड 31 मार्च है। तो एक छोटा सा मिसकंसेप्शन अपने को यहाँ पे क्लियर करना है कि ये एनुअल रिटर्न एज ऑन 31 मार्च नहीं है, एनुअल रिटर्न एज ऑन दी क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ देयर होल्डिंग कंपनी उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है, जो लॉ में जितनी लिमिटेड एक्सेप्शन अलाउड है, तो उनका वो उस डेट का रहेगा। अदरवाइज इसमें जो डाटा रहेगा वो 31 मार्च का रहेगा, जो कि यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर है कंपनी एक्ट के हिसाब से, राइट? तो इसके इस फॉर्म के अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है? First, it's registered office, principal place of business, particulars of holding subsidiary and associate company। तो जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का कंसेप्ट क्या है? कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हो सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। लेकिन इस फॉर्म में जो आपने ROC में रजिस्टर्ड ऑफिस करके मेंशन किया है वहां की डिटेल देनी है। और रजिस्टर्ड ऑफिस की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ए प्लेस विच इज कैपेबल ऑफ इशूइंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशंस सेंट बाय MCA। सो अगर आपकी कंपनी, प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, कुछ कंपनियां जिनका एक्टिव नॉन कंप्लायंट है, रीजन बीइंग रजिस्टर्ड ऑफिस उनका ऑलरेडी कोई और था जो वो प्रीमाइसेस अब यूज नहीं कर रहे, और उनके लिए वो लोग एक्टिव फॉर्म नहीं फाइल कर पा रहे क्योंकि उसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो लगानी पड़ती है। अब कोई अगर PCS ऐसी किसी कंपनी का फॉर्म सर्टिफाई करे जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है लेकिन वही मेंशन किया आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नॉन कंप्लायंस होगी। तो जब भी कोई PCS इसको सर्टिफाई करे तो दे शुड एंश्योर कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का एक्चुअली वहां पर है कि नहीं। दैट मीन्स उसका एक्टिव कंप्लायंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर नहीं हुआ है और वो सर्टिफाई करते हैं, सो PCS ये अपने ऊपर ऑनर्स ले रहा है कि वो सर्टिफाई कर रहा है कि इस एनुअल रिटर्न में जो डाटा लिखा है वो करेक्ट है। इसलिए वो रजिस्टर्ड ऑफिस के कंटेक्स्ट में वो ध्यान रखना पड़ता है। अब प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज की बात हो रही है। अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक कंपनी जिसने बिजनेस शुरू ही नहीं किया वो क्या लिखे यहाँ पे? राइट? अभी आपने कंपनी बनाई, आपने साल 1.5 साल कोई काम नहीं किया उसके अंदर, तो अब आप उसमें क्या काम लिखो? तो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को रहता है। तो उस केस में जो आपके मेमोरेंडम में आपने बिजनेस एक्टिविटी मेंशन की है उसका कोड आपको मेंशन करना है। ओके, राइट? अभी पर्टिकुलर होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, होल्डिंग जो आपका मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है या जिसको राइट है आपके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करने का, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। उसके कंटेक्स्ट में दूसरी कंपनी सब्सिडरी होगी। और एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जिसमें 20% शेयर या उसके बिजनेस डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर्स। करेक्ट। तो ये तीन, अगर किसी कंपनी को ये एनुअल रिटर्न भरनी है तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसकी सारी मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए। तो अगर आप ये एनुअल रिटर्न भरना चाह रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इस कंपनी की कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है, उसकी डिटेल बिफोर हैंड आपके हाथ में होनी चाहिए। और फिर आपको ये क्लियर भी होना चाहिए कि होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है और एसोसिएट क्या है। राइट?
देन उसमें Right. आपको बी क्लॉज में क्या मेंशन करना है? अगर मेरी सब फॉरेन सब्सिडरी है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा यस, ना? एनी सब्सिडरी। अगर आपकी फॉरेन सब्सिडरी है, उसकी एक और सब्सिडरी है जो आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी बनी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ। दोनों सब्सिडरी की डिटेल आएगी। सो टेक्निकली ओके, ऐसा गॉट हो इट। सकता है कि आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी ने 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो 3 कंपनियों ने फर्दर 3 कंपनियों में की हुई है फॉरेन में। हाँ 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 तो ये पूरी की हाँ। पूरी 9 या 10 कंपनियां हैं, इन सब की डिटेल आपको देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द ओके। पर्टिकुलर सेक्शन की कौन से क्लॉज में आ रही हम्म। है, राइट? बी क्लॉज में क्या देना है आपको राइट। एनुअल टर्न में? It shares, debentures and other security and shareholding pattern. ठीक है, आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ बिल्कुल। सी पॉइंट ओमिट कर दिया है। डी पॉइंट में Its members and debenture holders along with change therein since the close of previous financial year. मतलब during the year अगर कुछ changes हुए तो वो भी बताना है, और members और debentures holder कितने वो भी बताना तो है। यहाँ पे टेक्निकली 2 लिस्ट आ रही हैं। एक लिस्ट है हाँ। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, और एक है करेक्ट। एनी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, हाँ। राइट? राइट। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन उसके ये भी पूछना है कि हाँ अगर कंपनी के शेयर्स डीमैट में है, हाँ। तो इसमें कौन सी लिस्ट आएगी ट्रांसफर्स की? डीमैट मतलब ट्रांसफर की? हाँ, अब आई जनरली थिंक डीमैट में तो हाँ, अगर एक कंपनी के 2 लाख शेयर होल्डर हो और कंपनी हाँ एक्टिवली ट्रेड होती है, तो हर साल हर रोज कम से कम 1-1 करोड़ शेयर डील होते हैं। तो डीमैट वालों की जगह मेरे हाँ ख्याल से इसमें आपको फिजिकल वालों की लिस्ट आएगी, क्योंकि हाँ। डीमैट में बेनिफिशियरी सेम रहता है, करेक्ट। राइट? राइट। तो लिस्ट ऑफ जो ट्रांसफर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर्स कंपनी ने अप्रूव करी, अभी तो ट्रांसफर्स के ऊपर भी बैन हो गया है, अभी ट्रांसमिशंस अलाउड है, नेम चेंजेस अलाउड है, तो वही डिटेल्स आएंगी बेसिकली ट्रांसफर में, जो मेरा करेक्ट। इंटरप्रिटेशन है इसमें। क्योंकि डीमैट में सिर्फ सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में मूव करते हैं शेयर। हाँ। तो ये जो भी आपकी कंपनी की भी अगर आपके शेयर डीमैट में है या नहीं है, तो अपनी एनुअल रिटर्न आप एक बार चेक करके देखना कि जो शेयर ट्रांसफर की हाँ लिस्ट है आपने लास्ट ईयर में, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये जो ए बी हाँ सी डी ई एफ जी एच लिखा है वो एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है। तो एनुअल रिटर्न में हाँ। ये सब इंफॉर्मेशन है। तो इसमें मेरा ये पॉइंट है कि जब ट्रांसफर्स की बात आ रही है, सो डीमैट ट्रांसफर हाँ में होपफुली जो नहीं ट्रांसफर्स होगा। होती है वो नहीं आएंगी, केवल जो फिजिकल में ट्रांसफर्स हुई उनकी लिस्ट आएगी। करेक्ट। अब ये लिस्ट वरना को जो भी, लिस्टेड हाँ, कंपनीज होती है तो वो कितने शेयर होल्डर्स का लिस्ट देगी, कितना अगर हाँ, ट्रांसफर अगर का। आज रिलायंस है तो उसके 100 करोड़ शेयर्स है अगर, तो 100 करोड़ शेयर में दिन में 10 करोड़ शेयर ट्रांसफर होते हैं हर 2 दिन के साइकिल में, और फिर वो एक ने लिया, दूसरे से वापस किया, फिर बेच दिया, फिर ले लिया। तो ये लिस्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये इसमें आ पाएगी। तो वहां पे वो मेरे करेक्ट। जो आरटीए हमको देता है लिस्ट, वो बेसिकली फिजिकल की लिस्ट देता है, और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर में बेनिफिशियल लिस्ट देता है हाँ। जिसमें सब कवर होते हैं। करेक्ट। ठीक है, ई पॉइंट में ठीक है। ई पॉइंट में कौन, promoters, director, key managerial person along with changes therein since the close of previous financial year. ठीक है। प्रमोटर, बताएंगे कौन प्रमोटर क्या होता प्रमोटर है? प्रमोटर और डायरेक्टर में क्या फर्क है? है। जो प्रमोटर है ना, जो सब्सक्राइब करता है एमओए को, वो प्रमोटर्स होते हैं। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है एनी पर्सन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड डिस्क्राइब्ड एज सच। तो वो प्रमोटर हो गया। डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, डायरेक्टर्स और केएमपी में क्या फर्क है? केएमपी सीएफओ, सीईओ या फिर सीएस होता है। ठीक है, अब ये भी केएमपी की डेफिनेशन है, और ये एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर लिमिट्स के बाद। लाइक अगर कंपनी की शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो इसके पास केएमपी होना ही चाहिए। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है एमडी, एमडी नहीं तो डब्ल्यूटीडी, फिर उसके बाद आपका सीएफओ, सीएस, फिर एनी सीईओ और एनी अदर पर्सन डिस्क्राइब्ड एज सच। और फिर तो इसमें आपको कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर केएमपी में अगर चेंज हुआ है
तो वो डिटेल्स देनी है सिंस द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले टारगेट रेंज फिक्स करनी है 1 साल से दूसरे साल तक। हाँ तो अगर कभी भी हम लोगों को मिनट्स बनाने पड़ते हैं पुरानी डेट के, हाँ तो उसके लिए हाँ एनुअल टर्न ही बेस है, क्योंकि एनुअल टर्न में एक ईयर टू ईयर में क्या चेंजेस हुए, क्या मीटिंग्स हुई, वो सब करेक्ट डिटेल्स आती करेक्ट है। तो उसका बेस हाँ लेके हम मिनट्स बनाते हैं। करेक्ट। ठीक है। एफ में क्या है? एफ में है मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास thereof board its committee along with attendance details। राइट। तो कोई भी मीटिंग अगर आपकी हुई मेंबर्स की या हाँ उनकी क्लास की, अभी हाँ क्लास का क्या कंसेप्ट है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और हाँ इक्विटी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग हुई, या हाँ अगर आपके पास अपना 2 सीरीज के इक्विटी शेयर्स हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले और नॉर्मल, हाँ तो अगर खाली डिफरेंशियल हाँ वाले की वोटिंग हुई एक पर्टिकुलर क्लास की, हाँ तो उनकी डिटेल भी हाँ आपको देनी है। खाली एजीएम ईजीएम हाँ नहीं, अगर उनके किसी सब सेक्शन की भी मीटिंग हो रही है, एक क्लास जो अपने आप में है, लाइक इक्विटी में ही मैं बोलता हूँ 2 क्लासेस हो सकते हैं, फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड। हाँ अगर आप पार्टली पेड शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हो तो वो एक क्लास होगी, तो उनकी भी अगर कोई मीटिंग हुई है तो उसकी डिटेल भी देनी है। मोस्टली ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन देनी है अपने को। हाँ ठीक है। जी पॉइंट में remuneration of directors and key manager personnel। तो जो भी आपके डायरेक्टर्स केएमपी को आपने ड्यूरिंग द ईयर पैसा दिया है सैलरी या रेमुनरेशन की फॉर्म में, वो डिटेल देनी है। देन हाँ penalty or punishment imposed on the company, its director or officer, and details of compounding of offences appeals made against such penalty or punishments। ठीक है। अब ये जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि ऑल ओवर किसी भी एक्ट में क्या हुआ है, पर जो हम लोग बेस लेते हैं तो टेक्निकली हम लोग कंपनीज एक्ट का पकड़ते हैं। लाइक एक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, तो उसको सेबी भी पेनल्टी लगा सकता है, आपने कोई कंप्लायंस नहीं करी, बिल्कुल। कंपनीज एक्ट वाला भी कोई नोटिस देके पेनल्टी लगा सकता है, या आपने कोई कंपाउंडिंग करी है। तो जनरल जो इंटरप्रिटेशन इस क्लॉज की चलती है कि इसमें हम लोग कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, तो मोस्टली हर कंपनी में आपको नील नील दिखता है, क्योंकि एडिशनल फीस इज नॉट पेनल्टी। हम साल में कितने फॉर्म लेट फीस में फाइल करते हैं, लेकिन उनकी हम यहाँ पे डिटेल्स नहीं देते, क्योंकि वो पीनल नहीं है, वो एडिशनल फीस है। एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो? एक मिनट मैंने चालू। ओके चलो आगे पढ़ो। एक मिनट, पेनल्टी में मतलब एडिशनल फीस नहीं आएगा? नहीं, तो अगर आपने एडिशनल फीस, हाँ वो डिटेल नहीं आती पेनल्टी में, क्योंकि वो पेनल्टी नहीं है। किसी भी सेक्शन में ये लिखा रहता है कि अगर आप ये काम करोगे और आपने नहीं किया तो ये पेनल्टी लगेगी, जो 5,000 रुपीज पर डे प्लस इतना पनिशमेंट। सो उसके लिए अलग से नोटिस आते हैं, और फिर उनके आने के बाद आप कंपाउंडिंग करते हो। जो लेट फीस फाइल करते हो वो एक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे लेने की फीस दे रहे हो आप। ओके, तो दोनों में फर्क है। लेट फीस इज नॉट इक्वल टू पेनल्टी और पुनिशमेंट। गॉट इट। वो हम सामने से पे कर रहे हैं, इनफैक्ट, और पेनल्टी और पनिशमेंट तो इम्पोज होगा अपने। देखो आपको एक ड्यूटी थी एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने की, अगर आपने लेट किया तो लॉ ने बोला कि आप इसमें इतना लेट फीस करके भी रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन वो उस सेक्शन की कंप्लायंस की पेनल्टी नहीं है। अगर आपने एक बैलेंस शीट बनानी है और अकाउंट्स साइन कराने 6 महीने के अंदर, और अगर आपने सिर्फ लेट फाइल कर दिया तो फॉर्म तो फाइल हो गया, लेकिन उसकी जो पेनल्टी है वो स्टिल इट इज देयर। तो अगर आरओसी चाहेगा तो आपको नोटिस मिल सकता है। समझा। ठीक है। आई पॉइंट, ठीक है। I point matters relating to certification of compliances disclosures as may be prescribed। तो कोई भी जो सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस करनी है, डिस्क्लोजर जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वो, तो ये सब चीजें क्या है, ये ब्रॉड क्राइटेरिया था जिसके बेस पे एमसीए ने MGT 7 डिजाइन किया। जब लॉ बना तो उन्होंने ये ब्रॉड क्राइटेरिया दिया कि एक एनुअल टर्न में ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब ये मैंडेट दी गई आरओसी को, तो उन्होंने उसके बेस पे फॉर्म MGT 7 डिजाइन किया, जो भी आईटी एजेंसी है उसने उसको एक फॉर्म की शेप दे दी। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या था, जे पॉइंट ओमिटेड है तो उसको जरूरत नहीं है, और के में सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये बेसिकली क्या था, A to K ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जिसके बेस में फॉर्म है। अगर वो फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं करते थे तो हमको ये हेडिंग लेके सब डिटेल्स देनी पड़ती थी। करेक्ट।
और उन्होंने फॉर्म प्रिस्क्राइब किया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें ये सब होना चाहिए, अब इसको साइन कौन हाँ करेगा अलग अलग कंपनियों के केस में? समझा। तो अब इसके साइन में ये लो, हम्म दिस फॉर्म शुड बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, हम्म और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हम्म तो ये कह रहे हैं कि जो ये एनुअल रिटर्न है, मैं नाम नहीं लेता, 7 या हाँ 7 है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एवरी हाँ कंपनी, और नीचे लिखा हुआ है साइंड बाय हाँ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, और डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। करेक्ट। सो ये क्लैरिटी है कि एक डायरेक्टर का साइन तो पक्का लगेगा ही लगेगा। लगेगा ही लगेगा हाँ। हाँ, अब उसके अलावा दूसरा साइन, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका, नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन हाँ प्रैक्टिस का। करेक्ट। उसके बाद हम्म अब इन्होंने आया नेक्स्ट टाइम, provided that in relation to one person company and small company, the annual return shall be signed by the company secretary, or where there is no company secretary by the director of the company। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे कितने साइन लगेंगे? वन पर्सन और स्मॉल कंपनी की एनुअल कंपनी रिटर्न में। सेक्रेटरी। हाँ हाँ सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी, अगर वो नहीं है तो डायरेक्टर का। तो अगर एक स्मॉल कंपनी है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी है और डायरेक्टर भी है, तो आइडियली किसका साइन लगना चाहिए? सीएस कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, जल्दी हम लोग ध्यान नहीं रखते, हम लोग सिर्फ डायरेक्टर का साइन लगा के करते हैं, लेकिन लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर छोटी कंपनी भी है और आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हाँ किया हुआ है, केएमपी की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी का हाँ साइन लगाना है, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो करेक्ट। डायरेक्टर का साइन लगाना है, तो दो की जगह एक साइन लगेगा हाँ इसमें। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, provided further that the central government may prescribe abridged form of annual return for one-person company, small company, and such other class or classes of companies as may be prescribed. तो सेंट्रल गवर्नमेंट I को think इन्होंने ये 7 पावर, है। हाँ हाँ, तो यहाँ से उनको पावर दी थी, जब भी ये सेक्शन था, ये सेक्शन था, हाँ रूल नहीं आया हुआ था, पावर थी कि चाहे तो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटी एनुअल रिटर्न वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी के लिए। तो प्रिस्क्राइब कहाँ पे हुआ? नीचे देखो रूल 11 पड़ा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? हाँ every company shall file its annual return in form MGT7 except one-person company and small company. One-person company and small company shall file annual return from the financial year 2020 and 21 onwards in the form MGT7A. तो यहाँ पर अभी उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, उन्होंने बोला हर कंपनी MGT 7 में ही एनुअल रिटर्न फाइल करेगी, पहला सेंटेंस, लेकिन किसको छोड़ के? वन पर्सन एंड स्मॉल कंपनी को। अब वन पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी है? जो सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है कि जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर या एक ही डायरेक्टर मिनिमम हो सकता है, हाँ कि एक आदमी खुद ही अकेला ही अपनी कंपनी बना सकता है, तो उसको MGT 7 में नहीं फाइल करनी है। और स्मॉल कंपनी की क्या डेफिनेशन है? आई थिंक वो अभी रिवाइज की ना 50 करोड़। हाँ अभी ठीक है, जब तक ये खुलता है तब तक अपन आगे देखते हैं। स्मॉल कंपनी को क्या करना है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैं हूँ स्मॉल कंपनी, मैं हूँ ओपीसी, और मैं ज्यादा डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, तो मैं MGT 7 ही फाइल करता हूँ ना, वाई शुड आई फाइल MGT 7A? तो उसका आंसर है कि अब आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है शेल फाइल। हाँ करेक्ट। तो उन्होंने अभी दीवार ही खड़ी कर दी है कि अगर आप स्मॉल कंपनी या ओपीसी हो तो यू डोंट हैव ऑप्शन टू फाइल फॉर्म इन MGT 7। नाउ यू हैव टू कंपल्सरीली फाइल MGT 7A। अगर आप ये एग्जम्पशंस ले रहे थे कि साल में हम सिर्फ 2 ही मीटिंग करेंगे, और जो भी एग्जम्पशंस थी स्मॉल कंपनी को आप इंजॉय कर रहे थे, तो अब आपको फॉर्म MGT 7A में ही फाइल करना है। राइट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिकली इतना ही पढ़ा है कि हर कंपनी 31 मार्च की डेट का डाटा पे एक एनुअल रिटर्न बनाएगी, जिसमें प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स होंगे, और वो जो रिटर्न है वो साइन की जाएगी हर कंपनी के केस में डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, लेकिन ओपीसी और स्मॉल कंपनी में वो साइन की जाएगी कंपनी सेक्रेटरी से, और CS नहीं है तभी डायरेक्टर से।
फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेगी। सो जब से ये एक्ट आया तब से लेके अब तक MGT 7 ही वो फॉर्म था जिसमें सब रिटर्न भर रहे थे। अब 2021 ईयर ऑनवर्ड, दैट मीन द फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो रिटर्न है, जो अभी इस साल भरी जाएगी टिल अपना दिसंबर तक या नवंबर तक AGM की डेट के हिसाब से, तो जनरली लॉ क्या कहता है कि जिस दिन AGM हुई उसके 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। तो इस साल अब जो भी अपनी AGM के बाद एनुअल रिटर्न भरेगा, सबसे पहले दे शुड चेक वेदर दे आर ए स्मॉल कंपनी और ए OPC और ए नॉर्मल कंपनी। सो अगर वो स्मॉल कंपनी या OPC है तो दे हैव टू कंपल्सरी फाइल द रिटर्न इन फॉर्म MGT 7। यस। अभी इसके अलावा एक और इशू था कि क्लॉज 2 पढ़ो ऊपर, ये क्लॉज 2 पढ़ो ऊपर रूल 11 के ऊपर। ओके, the annual return filed by the listed company or a company having paid up share capital turnover as may be prescribed shall be certified by company secretary in practice in the prescribed form MGT 8, stating the annual return discloses the fact correctly and adequately. And the company has complied with all the provisions of this act. तो अभी यहीं पे मैं आपको बोल रहा था कि अगर यहाँ पे ओनर्स जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर डाला हुआ है कि दे हैव टू सर्टिफाई कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो करेक्ट है, एडिक्वेट है और कंपनी ने प्रोविजंस कंप्लाई किए। लाइक अगर आपने कोई लॉ कंप्लाई नहीं किया, आपने बोरोइंग्स करी लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं किए और आपने लिख दिया देयर आर नो नॉन कंप्लायंसेस, तो कौन फंसेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फंसेगा। तो गवर्नमेंट ने ये रूल डाल दिया, गवर्नमेंट फ्री होगी। अगर कल को कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन लेता है तो PCS जो है वही जाएगा। अब इस केस में कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन काम नहीं आएगी, बिकॉज उनके ऊपर ये ऑनर्स है। दे हैव टू एंश्योर कि अगर कंपनी ने सब कंप्लायंस किए हैं और अगर नहीं है तो दे शुड क्वालिफाई कि कंपनी ने ये नहीं किया। राइट, तो यहाँ से हम अब आएंगे फॉर्म MGT 7A के ऊपर कि उसमें क्या भरना रहता है। अब हम कैसे करेंगे? हम ये फॉर्म को भर देंगे और भरते हुए एक एक टर्म जो आएगी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक सीन लो डमी, अगर कोई है आपकी नजर में, नहीं तो MC की साइड में किसी भी कंपनी का निकालो। आप मोबाइल पे कर रही हो कि लैपटॉप पे कर रही हो? लैपटॉप। हाँ, तो लैपटॉप से ना किसी भी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मास्टर डाटा निकाल लो, किसी भी प्राइवेट का। प्राइवेट कंपनी, ओके ठीक।